तो आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे हमें असम के चाय के बागानों के बीच बसे एक गुमनाम से गांव मायावती की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने तीन अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एक तो एक पुरानी पेंटिंग पर की गई रिसर्च है, फिर एक कलाकार के कुछ निजी खत, और एक गांव के किसी बड़े बुजुर्ग की डायरी के कुछ पन्ने। और हमारा काम है इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना। क्योंकि ये तीनों एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक कलाकार, उसकी एक रहस्यमयी मॉडल, और एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान। हाँ, जिसे छाया पूजा कहा जाता है। और ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये इतिहास के एक बहुत गहरे राज को भी खोलती है। तो कहानी के केंद्र में दो लोग हैं जो इस राज को सुलझाने निकले हैं। आर्नोल्ड, एक इतिहासकार, और डॉक्टर महास्थिविर बैनर्जी, जो स्थानीय लोक कथाओं के एक्सपर्ट हैं। और उनके हाथ में है वो चीज जो इस पूरी गुत्थी की चाबी है। वो लिथोग्राफ पेंटिंग। हाँ, एक फॉन ह्यूगन नाम के कलाकार की बनाई हुई। तो चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि कहानी क्या बनती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस पेंटिंग की ही बात करते हैं, क्योंकि वही तो इस पूरी खोज की शुरुआत थी। हाँ, वही शुरुआती बिंदु था। और ये कोई आम तस्वीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च नोट्स के मुताबिक कलाकार एरिक फॉन ह्यूगन ने इसे तब बनाया था जब वो दिमागी तौर पर बहुत परेशान था। तस्वीर में है क्या, वो भी बहुत अजीब है। हाँ, बताइए जरा। एक आदमी है जिसका चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई हैं। जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात, उसके पीछे खड़ी औरत की परछाई है। अच्छा। उसका शरीर खुला हुआ है, हाथ में एक सेब है, और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे हैं। सांपों की तरह? ये तो मेड्यूसा जैसा कुछ लगता है। हाँ, देखने में तो यूरोपियन तामना की मेड्यूसा जैसी लगती है, पर इसका जो पूरा संदर्भ है वो भारतीय तांत्रिक कला से जुड़ा है। और ये पेंटिंग आर्नल्ड को मिली कैसे? ये भी अपने आप में एक कहानी है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसे ये लंदन की एक लाइब्रेरी में मिली थी। एक बूढ़े आदमी से? अल्फ्रेड नाम के एक बूढ़े आदमी से, जो किसी शाही परिवार का वंशज था, लेकिन बहुत बुरे हाल में जी रहा था। अच्छा। अल्फ्रेड ने बताया कि उसके दादा को ये तस्वीर सीधे कलाकार ह्यूगन से मिली थी। जब ह्यूगन पागल खाने में था? हाँ, जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। तो इस पेंटिंग का इतिहास ही अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन असली राज तो पेंटिंग के अंदर छिपा था। बिल्कुल, उसके फ्रेम में। हाँ, जब आर्नल्ड ने उसके भारी फ्रेम की जांच की तो उसे एक छिपा हुआ दराज मिला। और उसके अंदर से निकला एक पुराना नक्शा और एक खत। और वहीं से मायावती गांव और छाया पूजा का नाम पहली बार सामने आया। और वो खत ह्यूगन का ही था। अच्छा, कलाकार का खुद का? हाँ, उसमें उसने अपनी मॉडल राजकुमारी एलिना के बारे में लिखा था, जो 1888 में कुछ समय के लिए मायावती गांव में रही थी। उसने लिखा क्या है खत में? ह्यूगन ने जो लिखा है वो बहुत ही अजीब है। उसने लिखा, पेंटिंग बनाते समय मेरा अपने हाथ पर काबू नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कोई और मुझसे ये बनवा रहा है। और जब भी मैं एलिना की आंखों में देखता, मुझे लगता था कि वो मेरी यादें और मेरी आत्मा को सोख रही है। एक मिनट, तो यहाँ दो बातें हैं। एक तरफ एक कलाकार जो शायद अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। हाँ। और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी महिला और एक तांत्रिक पूजा का जिक्र। क्या ह्यूगन की बातों पर पूरी तरह यकीन करना चाहिए? ये सब उसके दिमाग का वहम भी तो हो सकता है। यही तो इस मामले का सबसे दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमें दूसरे स्रोत से मिलता है। गांव की डायरी से? हाँ, गांव की उस पुरानी डायरी से। देखिए, ह्यूगन के खत एलिना को एक खतरनाक, लगभग पिशाचनी जैसा दिखाते हैं। हाँ। लेकिन गांव की डायरी में एलिना का जिक्र बहुत अलग तरीके से है। उसमें उसे एक परेशान माँ के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी बेटी के साथ वहां रहती थी। तो दोनों स्रोतों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक उसे शैतान बता रहा है और दूसरा एक लाचार माँ। हाँ, क्योंकि दोनों अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। डायरी के मुताबिक उस साल गांव में एक भयानक महामारी फैली थी। अच्छा। और गांव के तांत्रिकों ने इसका दोष एलिना की 7 साल की बेटी मीरा पर डाल दिया। एक बच्ची पर? क्यों? डायरी में लिखा है कि वो लड़की अजीब थी। आज की भाषा में कहें तो शायद ऑटिस्टिक थी। वो हवा में बातें करती थी, तो गांव वालों ने उसे अपशकुन मान लिया। ओहो, तो गांव वालों ने एक छोटी बच्ची को अपनी मुश्किलों का कारण बना लिया। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और यहीं से छाया पूजा का असली मतलब सामने आता है। वो कैसे? देखिए, ह्यूगन के खत इस पूजा को एक डरावने अनुष्ठान की तरह दिखाते हैं, जिसमें आत्माओं को बुलाया जाता है। लेकिन गांव की डायरी के अनुसार ये पूजा महामारी को रोकने के लिए की गई थी, एक तरह के शुद्धि के लिए। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है।
आर्नल्ड और डॉक्टर बैनर्जी जब उस नक्शे के सहारे मायावती गांव की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, तो वे सिर्फ एक कलाकार के वहम का पीछा नहीं कर रहे, वे एक 100 साल पुराने अपराध की जगह पर जा रहे हैं। बिल्कुल। और उन्हें रास्ते में वही सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है जिसका जिक्र ह्यूगन के खतों में था। जैसे कि सबसे पहले एक धीमी, लगातार बजने वाली ढोल की आवाज, फिर नदी के किनारे एक पत्थर पर सिंदूर से बना एक ज्यामितीय डिजाइन। ये ठीक वही डिजाइन है जो ह्यूगन की पेंटिंग के बैकग्राउंड में बना हुआ है। अच्छा, तो ये पहला सबूत था कि ह्यूगन ने जो देखा वो सिर्फ कल्पना नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और फिर वो अजीब गंध? हाँ, डॉक्टर बैनर्जी उसे पहचानते हैं। वो छाया कुसुम नाम के एक जंगली फूल की गंध है। छाया कुसुम? हाँ, रिसर्च के अनुसार इस फूल में कुछ साइकोएक्टिव तत्व होते हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अक्सर असम की पुरानी डाकिनी पूजा यानी डायन पूजा में होता था। और ये फूल सिर्फ पूर्णिमा से ठीक पहले खिलता है। जिसका मतलब था कि वे पूजा के ठीक समय पे पहुंच रहे थे। बिल्कुल सही। और पेड़ों से लटकती वो जली हुई गुड़िया, खतों में उनका भी जिक्र था? हाँ, ह्यूगन ने लिखा था कि ये गुड़िया गांव की सीमा पर बुरी आत्माओं को रोकने के लिए लगाई जाती थी। तो आर्नल्ड और बैनर्जी के लिए ये सारे संकेत थे कि वे किसी आम गांव में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो आज भी अपनी 100 साल पुरानी मान्यताओं में जी रही है। बिल्कुल। तो जब वे गांव के गेट पर पहुंचते हैं, जहां भैंस के खोपड़ी लटकी है और हर घर के दरवाजे पर खून जैसा लाल सिंदूर लगा है, माहौल कैसा रहा होगा? डॉक्टर बैनर्जी समझ जाते हैं कि यहाँ के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करेंगे। वो आर्नल्ड को पेंटिंग छिपाने के लिए कहते हैं। गांव के लोग उन्हें घूर तो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं है। कोई भाव नहीं? मतलब? जैसे वे किसी गहरी बेहोशी या ट्रांस में हों। और तभी वो बूढ़ा आदमी आता है। हाँ, और उन्हें चेतावनी देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, आज रात परछाइयां शरीर छोड़ देती हैं, अपनी परछाई को संभाल कर रखना बाबू। इस बात का क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था? यहीं पर हमें छाया पूजा के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अच्छा। स्थानीय मान्यताओं पर जो रिसर्च है उसके मुताबिक छाया या परछाई को सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि आत्मा का एक हिस्सा माना जाता है। आत्मा का हिस्सा? हाँ, परछाई को काबू करने का मतलब था आत्मा को काबू करना। वो बूढ़ा आदमी उन्हें सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो उन्हें उस पूजा के मूल सिद्धांत के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो अब वे गांव के बीच के मैदान में हैं जहां पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ का दृश्य ह्यूगन के खतों से कितना मेल खाता है? लगभग 100%। सच में? हाँ, बीच में काले रंग की मिट्टी से लिपी एक वेदी, चारों ओर मशाले जल रही हैं जिनसे नीला धुआं निकल रहा है, ठीक वैसे ही जैसा पेंटिंग में दिखाया गया है। और वो महिलाएं छाया कुसुम फूल पीसकर उसका रस निकाल रही हैं और उस रस से मिट्टी के बर्तनों पर एक प्राचीन लिपि में कुछ लिख रही हैं। और ये वही लिपि है जो हुएंग के गुप्त खत में मिली थी। कमाल है। और मैदान के चारों ओर वो काले कपड़े टांगे गए हैं जिन पर बिना चेहरे वाली इंसानी आकृतियां बनी हैं, परछाइयों की तरह। ये सब बहुत नाटकीय लगता है। ये सिर्फ नाटक नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की कोशिश है। अच्छा। उस नीले धुएं, ढोल की गहरी आवाज और बिना चेहरे वाली आकृतियों का मकसद होता है लोगों को एक सामूहिक ट्रांस या सम्मोहन की स्थिति में ले जाना। और फिर ढोल की आवाज तेज हो जाती है। हाँ, तभी एक विशाल डुगडुगी बजना शुरू होती है और गांव वाले अजीब तरह से झूमने लगते हैं, जैसे उन पर किसी का नियंत्रण हो। और फिर उस मुख्य डाकिनी की एंट्री होती है पालकी में। हाँ, पुराने यूरोपीय कपड़े पहने हुए और चेहरे पर एक सपाट सफेद मुखौटा जिस पर आंख मुंह कुछ नहीं है। ये कौन है? ये पूजा की मुख्य पुजारिन है। उसका मुखौटा बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस बात का प्रतीक है कि इस अनुष्ठान में किसी व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं होती। वो सब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। जब वो फूलों का रस वेदी पर डालती है तो हवा में वही गंध फैल जाती है जो ह्यूगन की पेंटिंग के फ्रेम से आती थी। तो आर्नल्ड के लिए ये इस बात का सबूत है कि वो बिल्कुल सही जगह पर है। हाँ, और फिर वो पलाता है जब सारी मशाले बुझ जाती हैं। और लोगों की परछाइयां, हाँ, वो एक दूसरे में मिलने लगती हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये छाया कुसुम के फूल का असर था या कुछ और? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये उस फूल के साइकोएक्टिव असर, चांदनी रात की रोशनी के खेल और लोगों के गहरे अंधविश्वास का मिला-जुला नतीजा हो। लेकिन आर्नल्ड के लिए ये हकीकत थी। हाँ, और सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने नीचे देखा और पाया कि जमीन पर उसकी अपनी कोई परछाई नहीं है। कोई परछाई नहीं। और इसी पल मुख्य डाकिनी अपना मुखौटा हटाती है और उसके पीछे कोई चेहरा नहीं होता। आर्नल्ड की चीख निकल जाती है। यहाँ कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि बिना चेहरे वाली डाकिनी उन पर पूजा भंग करने का आरोप लगाती है।
और गुस्साई भीड़ उन्हें पकड़कर एक बरगद के पेड़ से बांध देती है। बिल्कुल। और गांव का मुखिया चिल्लाता है, हर 12 साल पर यह पूजा उस मेम साहब के श्राप को दबाए रखने के लिए होती थी। इन बाहरी लोगों ने छाया डाकिनी को जगा दिया है, इन्हें जला दो। उस मेम साहब का श्राप, इसका मतलब राजकुमारी एलिना का श्राप? हाँ। तो ये पूजा एलिना के गुस्से को शांत करने के लिए होती थी। बिल्कुल। गांव की डायरी में इसका जिक्र है। जब गांव वालों ने एलिना की बेटी मीरा को जिंदा जला दिया तो एलिना ने उन्हें श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जिस आग में उसकी बेटी जली है, उसी आग में एक दिन ये पूरा गांव जलेगा। ओहो। तो गांव वाले हर 12 साल में ये पूजा अपने अपराध बोध को दबाने और उस श्राप से बचने के लिए करते थे। वो अपनी परछाइयां यानी अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस छाया डाकिनी को अर्पित करते थे ताकि वो शांत रहे। लेकिन वो ह्यूगन की पेंटिंग के बारे में नहीं जानते थे ना? नहीं, उन्हें नहीं पता था कि एलिना ने ह्यूगन से सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनवाई थी, बल्कि उसने उस तस्वीर में अपना सारा दर्द, अपना गुस्सा और अपनी बेटी की यादें डाल दी थी। वो जानती थी कि एक दिन ये तस्वीर इस गांव तक जरूर पहुंचेगी। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा था। बिल्कुल। और वो बॉम्ब फटता है जब एक गांव वाला आर्नल्ड के बैग से वो पेंटिंग निकालता है। यस। जैसे ही मशाल की नीली रोशनी उस पेंटिंग पर पड़ती है, तस्वीर जैसे जिंदा हो उठती है। जिंदा हो उठती है। रिसर्च नोट्स में इस बात का जिक्र है कि ह्यूगन ने पेंट में कुछ खास तरह के फॉस्फोरेसेंट मिनरल्स का इस्तेमाल किया था, जो कुछ खास तरह की रोशनी में चमकते हैं। अच्छा। पेंटिंग से धुएं जैसा कुछ निकलता है और वो मीरा के जले हुए कंकाल जैसे हाथों का रूप ले लेता है। तो ये कोई भूत नहीं था, बल्कि एक तरह का विजुअल इफेक्ट था। शायद दोनों का मिश्रण। मीरा का वो रूप उस गांव वाले का गला पकड़ लेता है और तभी एलिना की बिना चेहरे वाली छाया भी वहां आ जाती है। तो अब पूजा का नियंत्रण गांव वालों के हाथ से निकल गया। हाँ, अब वो एलिना की आत्मा के हाथ में आ जाता है। मैदान की नीली आग अब गांव वालों की तरफ बढ़ने लगती है। जिन लोगों के हाथ में मशाले थी, उनके ही कपड़े आग पकड़ लेते हैं। तो एलिना का 100 साल पुराना श्राप वो सच हो गया। हाँ, गांव अपने ही पाप की आग में जलने लगा। और इसी भगदड़ के बीच मीरा की छाया आकर आर्नल्ड और बैनर्जी की रस्सियां खोल देती है, जो छूते ही राख हो जाती हैं। शायद इसलिए क्योंकि वे अनजाने में ही सही, लेकिन एलिना के न्याय का जरिया बनकर आए थे। मैदान के बीच में एलिना और मीरा की छाया एक दूसरे को गले लगाती हैं और सफेद धुएं में बदलकर आसमान में खो जाती हैं। और ह्यूगन की पेंटिंग भी जलकर लाख हो जाती है। ये एक तरह से उस पूरे अध्याय का अंत था। कहते हैं जलने से ठीक पहले आर्नल्ड को आग की लपटों में राजकुमारी का चेहरा दिखाई देता है। हाँ, और उस चेहरे में अब नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसे वो मिल गया था जिसकी उसे 100 साल से तलाश थी। न्याय। आर्नल्ड और बैनर्जी किसी तरह उस जलते हुए गांव से भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। और जब वे गांव की सीमा से बाहर निकलते हैं, तब सुबह हो रही होती है। पीछे पूरा गांव जल रहा है। आर्नल्ड एक लंबी सांस लेकर पूछता है, तो क्या सब खत्म हो गया? और इस पर डॉक्टर बैनर्जी का जवाब? हाँ, उनका जवाब कहानी को एक गहरे मोड़ पर छोड़ देता है। वे कहते हैं, खत्म हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता आर्नल्ड, लेकिन प्रकृति बहुत अजीब है। कौन, कब और कैसे अपना न्याय छीन लेगा, ये हम में से कोई नहीं जानता। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत या बदले की नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि कैसे एक सामूहिक अपराध और उसका अपराध बोध पीढ़ियों तक एक समुदाय को जकड़े रह सकता है। बिल्कुल। उनकी छाया पूजा उस अपराध को दबाने की एक कोशिश थी, लेकिन अंत में वही पूजा उनके विनाश का कारण बनी। और ये कहानी इस सवाल को भी जन्म देती है कि क्या इतिहास में किए गए अन्याय का हिसाब कभी न कभी बराबर होता है? क्या प्रकृति वाकई अपने तरीके से संतुलन बनाती है? ह्यूगो के खत, गांव की डायरी और वो पेंटिंग, ये सब मिलकर एक ही सच बताते हैं। आप अतीत को जला सकते हैं, लेकिन उसकी राख से उठते धुएं को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।